वही साहब यहीं से शुरू करते हैं। कुछ भी हो सकता है। अरे हम तो लैला हैं, ये पूरे हमारे मजनू हैं। कभी बैठे हैं साथ में अखिलेश यादव के साथ आप? कभी कोई? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? अब नहीं बैठे हैं तो आप बिठा दीजिए, आपके ऑफिस से बुला लीजिए, हम बैठ के चाय पी लेंगे। ये सहयोग है ना। कभी बहन जी से मिले हैं आप? ख्वाहिश है आपकी ये कि कभी बहन जी के साथ अलायंस हो जाए पॉलिटिकल? क्या शेर है, ख्वाहिश है इतनी कि हर ख्वाहिश पे हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम ले। मैंने पहले भी उनकी तारीफ की और पहले भी उनको सराहा है और करता रहूंगा। चंद्रशेखर के लिए आप जब बात करते हैं तो आपके दिल से बड़ा ही खुशी जैसा फील होता है। मिलीजुली सरकार दिख रही है, फुल मेजॉरिटी दिख रही है। वो क्या गाना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो वो हो जाए। और मैं तो कई मर्तबा कह चुका हूँ कि भाई आप हमसे अलायंस कर लीजिए। ये आप खूब कह रहे हैं। बाद में आप शिकायत मत करिए। तो भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने कहा कि बस 5 गांव चाहिए, दे दो हम मान जाएंगे, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, जो अपने हैं उन पर हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम 5 में संतुष्ट हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर संतुष्ट होंगे? आप हमारा अलायंस करवा दीजिए समाजवादी से। कभी असद ओवैसी ने फ़ोन नहीं उठाया कि अखिलेश यादव को फ़ोन करने सीधे? अकेले वही हैं क्या? बहन जी भी हैं। अरे बहन जी भी हैं, दूसरी पार्टी भी है, रावण भी है, आज़ाद भी है, बात करिए। ये कहा जा रहा है यूपी में कि बहन जी और AIMIM अगर मिल जाएंगे तो ये मीम और जो भीम का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा डेडली होगा। अखिलेश यादव और बहन जी इन दोनों में से ज़्यादा सूट कौन करेगा? वो हैदराबाद में एक ठेठ दखनी कहावत है, वही है कि 100 गज वारों 1 गज ना फाड़ो। आज बाबा की सरकार है तो टी का अच्छा मामला चल रहा है पूरा। टी फैक्टर। हाँ, टी फैक्टर चल रहा है। आप वाकिफ है टी फैक्टर से? बिल्कुल वाकिफ है। फिर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वो स्टोरी ब्रेक कर दी कि इन्होंने जिसके नाम पर वोट लिया था, आस्था के नाम पर, वहाँ पर चोरी, राम मंदिर में चोरी कर दिया आपने। मकसद आस्था नहीं था, मकसद चोरी करना था। वो तो हमारे हिंदू भाई बहनों ने हमको व्हाट्सएप पे भरमार लगा दी। हिंदू भाई बहनों ने क्या कहना था उनका? उन्होंने कहा सही कहा आपने, ये तो हमको ठग लिए। वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाएगी तो भी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हमारी नज़र में मस्जिद नहीं होगी वो। उधर इमरान मसूद आ गए चुन करके, इधर चुन करके अफजाल अंसारी आ गए। इमरान मसूद जो है वो एक ऐसा नेता है, हम शुरू से कह रहे थे कि आजम साहब को ही टारगेट बनाया जाएगा। आपने आजम साहब का जिक्र किया, एक नाम और बहुत चर्चित में है, अतीक अहमद के परिवार का नाम। अभी उनके छोटे बेटे का इंतकाल हुआ है। बड़ा बुरा हुआ। अगर अतीक नहीं होता, कुछ और नाम होता तो पहले तो होता ही नहीं वो। तौकीर रजा साहब जेल में, बताइए। वो तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं बरेली वाले मौलाना को ठीक कर दिया मैं। ये कांवड़ आवड़ को लेकर के आपने जो बयान दिया था उसका जवाब दिया उधर से जो एडिशनल SP अनुज हैं, संबल में भी रहे हैं, बहुत चर्चित यहाँ आते होंगे, तो वो आप पे जवाब दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। क्या कहेंगे पुलिस की वर्दी में? इनको लगता है कि पत्थर मार फेंकने से कुछ फ़ायदा होगा। हम तो लैला के तौर पर कहेंगे कि कोई पत्थर से ना मारे हमारे दीवाने को। इनके बारे में सब खबर है, फिर भी कभी आमना सामना ऐसे बैठते? खबर तो रखनी चाहिए ना, जैसा आप रखते हैं टी फैक्टर की खबर रखते हैं, आप जो चोरी हो रही है उसकी खबर रखते हैं, आप खबर तो रखते हैं ना। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हुआ है 20 जुलाई का, 20 जुलाई के जी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे जो बीजेपी का अपोज कर रहे थे, वो तो इंटरवल के बाद एंट्री हुई ना। पिक्चर जब शुरू हुई वहां पर कहाँ थे? इंटरवल के बाद अगर एंट्री होगी और बीजेपी यकीनन कोर्स करेक्शन करेगी। आप यही सब बातें सुनकर के बहुत लोग कहते हैं कि आपको इंडिया अलायंस में होना चाहिए। एक मैं इंडिया में हूँ और मुझे फख्र है उस पर। क्या आप मतलब किंग मेकर बनना चाहते? हमारी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी के इस चुनाव में हमारे विधायक बने। कितनी? आपसे नाम से जुड़ा हुआ मुझे गालिब साहब का शेर याद आता है, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो जो सहर है, जो सुबह है, जो आँख खोलना कहते हैं, क्या यूपी में इस बार गम हस्ती का इलाज होगा?
सहर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय सबसे अधिक अगर कोई सूबा ऐसा है देश का जो सबसे अधिक हलचल के केंद्र में, तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में चुनाव हैं और यूपी की सियासत क्या रंग लेने वाली है किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत का सबसे ऐतिहासिक चुनाव 2027 में हो सकता है और इस चुनाव के कई किरदार हैं। एक किरदार ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाह रहती है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे स्टूडियो आए हैं। आपका बहुत इस्तकबाल। और मैं आपको बताऊं इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी के मुतालिक बात करना, चूंकि अभी बिहार में चुनाव हुए और भी महाराष्ट्र में जो नतीजे आए, कई जगहों पर हमने ये देखा कि एआईएमआईएम जिस तरह से दस्तक दे रही है उससे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये खदशा हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। वही सब यहीं से शुरू करते हैं। कुछ भी हो सकता है। ये एक एक बहुत चर्चा का विषय हो गया है। आप जहाँ-जहाँ दस्तक दे रहे हैं, कई बार बनता खेल बिगड़ जाता है, कई बार बिगड़ता खेल बन जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के ज़हन में क्या चल रहा है? पिछली बार आप 4.5 लाख के करीब वोट पाए थे, जितना हमने देखा है, रिसर्च किया है हमने। पिछली बार की बात अलग थी। इस बार यूपी की जो स्थिति है ना, उसमें बहुत लोगों को आशंकाएँ हैं। वो पुरानी लहर-वहर जो बात थी, वो सब रफ़ा-दफ़ा हो चुकी है। बताया जा रहा है कुछ नया इस बार इमर्ज हो सकता है। आपके ज़हन में क्या है यूपी को लेकर के? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने एक नए सिस्टम का बोलिए, मीडिया का आपने शुरुआत की, और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और ये बड़ा फैसला आपने किया। दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल है, हम लोग पिछले बार भी चुनाव लड़े, हमको कामयाबी नहीं मिली। हमारा गठबंधन था बाबू सिंह कुशवाहा साहब से। तो अब मगर उसके बाद अगर आप देखेंगे पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद अब तक उत्तर प्रदेश के हमारे जितने मेंबर्स हैं, पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत की, और यकीनन हमको लगता है कि पहले से बनिस्बत ऑर्गेनाइजेशन हमारा मजबूत हुआ है, और जनता में एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से और एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि आपने सही कहा, बिहार के चुनाव के बाद जो हमेशा हम पर इल्ज़ाम लगता था कि हमारे खड़े होने से किसी की बात बिगड़ जाती है, जैसा आपने कहा है, तो वो भी सब जो इल्ज़ाम थे वो झूठ साबित हुए। और बिहार के चुनाव की खासियत यह है कि मैं सीमांचल की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे 4 विधायक को ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी ने तोड़ लिया, मगर उसके बावजूद भी उन्हीं 4 जगहों पर हमको कामयाबी मिली। और हमारे एक विधायक थे हाजी साहब, कोचा दामन से, वो चले गए, मगर उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने बड़ी हमारी मदद की। और फिर अख्तर अली मान साहब की लीडरशिप में हमने वहाँ पर दोबारा हमारे 5 विधायक को कामयाब किया। 2 विधानसभा पर बड़े कम वोटों से हम हार गए। एक तो आदिल हसन साहब 350 वोट से वो सीट पर नहीं जीत पाए। तो अब मेहनत चल रही यूपी में। अभी हम गए हैं 3-4 जगह पर, अच्छी सभाएं हमारी हुई हैं। 4 सभाएं की हैं आपने यूपी में, पश्चिम भी है और उसमें सेंट्रल। पहले तो बहराइच में मटेरा में हुई, जहाँ से हमने जो हमारे अध्यक्ष शौकत साहब के कैंडिडेचर का ऐलान किया, अनाउंस कर दिया। तो अब चैलेंज हमारे लिए है कि वो जो भीड़ आती है, जनता आती है मोहब्बत से, उसको वोट में कन्वर्ट किया जाए। और हम आवाम से, जनता से अपील करते हैं कि आप आते हैं, सुनते हैं हमको, अच्छा भी लगता है आपके आने से, मगर अब उसको अब आप एक अमली जामेनामा पहनाना हमारी भी जिम्मेदारी ज़्यादा है, जनता की भी है। ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। ताकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी के ज़रिए कमज़ोरों की, अल्पसंख्यक समाज की, दलितों की एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप बने। जैसा आपने मेन स्ट्रीम चैनल को छोड़कर, जो लेगेसी मीडिया को छोड़कर आपने अपना रास्ता चुना, अब यही मेन स्ट्रीम है। हो जाए इंशाल्लाह, मगर एक डेयरिंग स्टेप था। तो हमारी भी कोशिश
राजनीति में, सियासत में, ये हमारी नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लीडर बने, नेता बने, ताकि वो सही मानों में तकलीफ़ का इजहार कर सके, इंसाफ की लड़ाई लड़ सके, और फिर अपने मुक़द्दर के फ़ैसले वो खुद तय करें। ये आपने अभी जो बात कहा कि जो वोट देने आते हैं भीड़ काफ़ी आ रही है, वो टॉर्च वाला जो विजुअल था मैं दिखा भी रहा हूँ साथ-साथ में, वो बड़ा उसकी चर्चा हुई, इतनी सारी टॉर्च जली, शायद लाइट का भी इंतज़ाम जो है उस पे कैंची चल रही थी, तब भी मशालें जलती रहीं। आपने कहा कि ये वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, इस पर आपसे नाम से जुड़ा हुआ मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आता है, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो जो सहर है, जो सुबह है, जो आँख खोलना कहते हैं, क्या यूपी में इस बार गम हस्ती का इलाज होगा? सहर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, आप मुतमईन हैं इसको लेकर के? मैं बहुत मुतमईन हूँ, और मगर पोलिंग के दिन तक और पोलिंग के दिन भी हमको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाए, और मुझे यकीन है कि इस बार हम लोग और ज़्यादा जुस्तजू करेंगे, मेहनत करेंगे। और मैं तो कई मर्तबा कह चुका हूँ कि भाई आप हमसे अलायंस कर लीजिए, ये आप खूब कह रहे हैं। बाद में आप शिकायत मत करिए, बाद में आप बैठकर रोना मत शिकवा शुरू मत करिए। कीजिए, हैं? नहीं, रोइए मत, आप बात कर लीजिए। और रहा सवाल मुरादाबाद की सभा के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं मालूम क्या वजह थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने कह दिया कि आपको अगर सभा करना है तो बगैर लाइट के करिए। रोशनी हलाक होगी। हाँ, तो हमने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं, हमको ज़रूरत है साउंड सिस्टम की। तो हमने जनता से कहा कि हम आए हैं यहाँ पर अंधेरा छाटने के लिए, और वो अंधेरा सियासी नाइंसाफ़ी का जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में आपसे, तो हमने कहा कि आप अपनी अपनी फ़ोन की टॉर्च लाइट खोल लीजिए, हमको वो लाइट काफ़ी है। और डाइस पर से भी एक दो लाइट दूर दूर थी, तो उससे एक मालूम हो रहा है कि अब हम में जज्बा कितना है। प्रशासन ने कि भलाई कोई कर दिया नहीं आपका। नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, हम उनको चैलेंज करते हैं बगैर लाइट के करके दिखाइए बगैर लाइट के। मगर इससे मालूम हो रहा है कि जनता वहाँ ठहरी रही डेढ़ घंटा। तो लगता है कि इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि इस बार एक बड़ी तादाद में हमारे विधायक कामयाब होंगे उत्तर प्रदेश से, और हमारी भी कोशिश, सबकी कोशिश यही है। अभी आपने एक बात कही कि हम तो कह रहे हैं आपसे, आपने आप शब्द का इस्तेमाल किया कि कर लीजिए गठबंधन। ये आप शब्द किसके लिए? ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए नहीं होगा, वो तो यूपी में है ही नहीं, छोड़ दीजिए आपको। इस आप के दायरे में कौन-कौन आते हैं? क्या इसमें सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, कोई स्पेसिफिक है? कौन है ये आप, जिससे आप कह रहे हैं गठबंधन कर लीजिए? इसमें वो सब पार्टियां शामिल हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं अच्छा, क्या आप बीजेपी की भी टीम हैं? कि आपके खड़े होने से हम हार जाते हैं। हुँ। तो हम उनसे कह रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, हिस्सेदारी की आप बात करते हैं, चलिए हिस्सेदारी करिए और हमको साथ लीजिए। अगर आप इतने बड़े बड़े हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि हमारी वजह से ना कोई वहाँ जीतता है ना हारता है, और जमहूरियत में, लोकशाही में तो हर किसी को इख्तियार है कि अब अपना इलेक्शन लड़े, बिल्कुल। और हम तो डेटा से बता सकते हैं। और अगर हमारी वजह से हार रहे हैं तो फिर 2014 क्यों हारी समाजवादी, 17 क्यों हार गई, 19 क्यों हार गई, 22 क्यों हार गए। और फिर बिहार में हम तो, अख्तर ईमान साहब एक नहीं दो दो खत लिखे, सिर्फ राजद को नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी, सीपीआई एमएल को भी, कम्युनिस्ट पार्टी को भी, कि आप हमको ले लीजिए। और हमारी पार्टी ने लिखा कि 6 सीट दीजिए हमको, सिर्फ 5 जहाँ पर विधायक थे, एक हमको दे दीजिए। फिर उसके बाद हम जीत गए, जनता ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिता दिया। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, फिर अख्तर अली मान साहब ने उससे कहा कि सर हमको चाहिए कि हम लोग राजद के कैंडिडेट को सपोर्ट करें। मैंने कहा कि मत करिए, ये लोग तो हमारे साथ अलायंस नहीं किए। मगर अख्तर भाई का इसरार था कि नहीं सर, हम चाहते हैं कि एक सेकुलर पार्टी हो, जो भी हो, बीजेपी ना जीते। मैंने कहा ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं, तो ये लोकल हमारे सदर हैं वो प्रदेश के, हम तो सपोर्ट किए। आपको मालूम कौन सपोर्ट नहीं किया उसमें? कांग्रेस के 6 विधायक थे, 4 गायब, राजद का एक मुस्लिम एमएलए वो गायब। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप खामोश बैठे हुए हैं। और कल एक वीडियो आया हरियाणा के ताल्लुक से, चौटाला साहब का।
हुड्डा जी वर्णन अब होता नहीं है। मालूम उसमें सच्चाई क्या है। तो ये जो बड़ी तकलीफ की बात है कि जो सेलेक्टिव यूज होता है, ये बी टीम है, वो सी टीम है, अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इसका निचोड़ ये है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, लीडरशिप बनाने की बात करेगा, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे उत्तर ठीक है। प्रदेश हो या देश के कोने कोने में हो, कि आप सिर्फ हमको वोटर बनाकर रखना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सिटीजन विद राइट्स बनना चाहते हैं। हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, सिटीजन विद राइट्स अगर आप बनेंगे तो आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आपने एक बड़ी बात अभी कही कि हम कह रहे हैं इन सब से कि भई अलायंस कर लो, ठीक है ना? और आपने बताया बिहार में 6 सीटों की आपने बात की थी। एक महाभारत का बड़ा आपकी जानकारी में भी दृश्य होगा कि जब कौरवों ने कहा कि हम नहीं देंगे तुम्हें तुम्हारा राज्य, तो भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने कहा कि बस 5 गाँव चाहिए, दे दो हम मान जाएँगे। वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएँगे परिजन पर असीना उठाएँगे। जो अपने हैं उन पर हम तलवार नहीं उठाएँगे, हम 5 में संतुष्ट हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर संतुष्ट होंगे? कितनी चाहिए आपको? वहाँ तो 6 चाहिए थी। उर्दू का एक शेर है, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नम हो जाइए, हुँ। आप नम हो जाइए ना। आप तो ऐसी जमीन बने हुए हैं आपके, अगर ऊपर वाला बारिश भी उस पर नाजिल कर रहा है तब भी आप में नरमी नहीं पैदा हो रही है। और आप देख रहे हैं कि सामने कितने सख्त लोग हैं। तो आप नरम नम हो जाइए, नरम हो जाइए, दिल बड़ा करिए। जब आपको एक लार्जर पिक्चर आप देख रहे हैं, तो उस लार्जर पिक्चर में आप अकेले कैसा रहेंगे? ठीक है। अगर भारत एक 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 समझिए एक गार्डन है या उसमें हर किस्म के फूल खिलते हैं, तो फिर उस ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना हाँ। कि सिर्फ एक ही फूल खिलेगा। बिल्कुल। बीजेपी आरएसएस तो यही समझती है कि सिर्फ एक ही रंग का फूल होगा। हम ये मानते हैं कि भारत की खूबसूरती हर इस बाग में हर फूल को खिलने से होगी। ठीक है। ये तो आपने अब यही तो है। अगर आप नहीं समझना चाह रहे, माने वो लोग, और वो समझ रहे कि नहीं भाई हम ही चौधरी हैं, भाई आप तो 4 मर्तबा हार गए। आप तो सब कोशिश कर लिए, आप क्या क्या नहीं कहते हैं, मगर वो जमीन पे कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं पर क्या पता ये उनको खदशा हो कि आप जाने क्या माँग लें आप। मेरा जो सोर्सेज़ ये कहता है कि शायद आप 2 डबल डिजिट में संतुष्ट हो जाएँगी आपकी सीटें। कुछ नहीं आपने नहीं नहीं, सोचा है? बिल्कुल गलत है। हाँ, अ, सिंगल डिजिट में? नहीं नहीं, कोई देखिए, नंबर की बात उसी वक्त होगी हुँ, जब हम और आप यानी एक दूसरे बैठकर बात करेंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जी, जी। मैंने पहले भी कहीं कहा था, पिछले बार के चुनाव से पहले हुँ, हमसे मिलने 2 बड़े मुफ्ती आए थे हुँ, हैदराबाद हुँ, को, हुँ, हुँ, बहुत बड़े मुफ्ती। हुँ, और उन्होंने हमसे आकर कहा कि हम एक बहुत बड़े इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदर साहब की तरफ से आए हैं, हुँ, उनका पैगाम लेकर। हुँ। ये अक्टूबर की नवंबर की बात कर रहा हूँ, 21 की। 21 की 2022 के चुनाव से पहले की बात है। आकर कहा कि उन हजरत का बोलना ये है कि आप इस चुनाव से दस्तबरदार हो, यानी मत लड़िए। अच्छा, अच्छा। तो मैंने कहा देखिए, हम बीच समंदर में कूद चुके हैं, हुँ, अब वापस तो हम किनारे पे आ नहीं हुँ, सकते। हुँ, हुँ, और हम 2-3 जगह पर हमारे कैंडिडेट का ऐलान भी कर हुँ, चुके हैं। हुँ, 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 तो बोले फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक हजरत को जाके मेरा सलाम बोलिए हुँ, और मुझसे कहिए मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, हुँ, आप हमारा अलायंस करवा दीजिए समाजवादी से। हुँ। ये आपने 2021 में भी कहा था। 21 में कहा आप अलायंस करवा दीजिए। तो हुँ, बोले क्या, कौन सी सीट चाहिए? हुँ, मैंने कहा भाई जहाँ उनके एमएलए हो तो नहीं देंगे, हुँ, हुँ, जहाँ नहीं है हमको बता दीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। और हमने उनसे कुछ सीट नंबर याद नहीं आ रहा, भले ज़्यादा सीट नहीं कही थी। कितनी फिर भी एक आइडिया से बताइए ना? नहीं मालूम, हमने 10 के करीब? नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ 15 या 20 15 कुछ कही थी, मुझे याद, 15 हाँ, एग्जैक्ट नंबर याद हाँ, नहीं है। हाँ। तो बोले बहुत अच्छा है। 2021 में आपने 2021 में वो बड़े 15-20 खुश सीटों में हुए। लिखा था। हाँ। जाकर उन्हें उस बड़ी इस्लामिक तंजीम के जिनकी बड़ी तारीख है, उस हुँ, तंजीम की हम हुँ, बड़ी इज्जत करते हैं, हुँ, पूरा देश इज्जत करता है, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं बुजुर्गों की। हुँ, हमने पूछा उनसे बाद में कि भाई क्या हुआ? हुँ, तो बोले हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया हुँ, और बड़े खुश हुए। हुँ, तो बोला ठीक है चलिए, हम भी खुश हो गए। हुँ, फिर बताइए, वो आज का दिन और ये है हुँ, कल का दिन, और कुछ मालूम ही नहीं हमको। हुँ। अब इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? तो कभी
असद ओवैसी ने फ़ोन नहीं उठाया कि अखिलेश यादव को फ़ोन कर लें सीधे? नहीं, कैसे फ़ोन करेंगे आप? आपकी नहीं, तो नहीं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, हैं नहीं, अलग-अलग नहीं, 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 दलों में, देखिए व्यक्तिगत। देखिए, जब आप पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं, तो फ़ोन उठाकर तो ऐसा बातचीत नहीं होती ना। हुँ, ये एक ज़िम्मेदारी का काम है। हुँ, अब ऐसे बहुत से आजकल मार्केट में लोग हैं, जिनकी कोई सियासी अहमियत नहीं है। हर आदमी आकर बोलता है कि बस मैं आपका महबूब हूँ, हम उनके महबूब हैं, हुँ, हमसे बात कर लीजिए। भाई ये तो गलत है ना। हुँ, हुँ। तो ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं। लेकिन इन प्रिंसिपल आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर अखिलेश यादव और आप साथ आ जाएँ, तो आपको कोई गुरेज़ नहीं है। कई बार होता है गुरेज़ होता है कि नहीं आ सकते हैं साथ। देखिए, इस सवाल का जवाब हम कैसे दे पाएँगे? इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएँगे हम, बताइए? आपने अभी कहा कि नहीं, हम नहीं, तो नहीं, अलायंस नहीं, चाहते हैं। नहीं, अलायंस चाहते हैं तो जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप बात करिए हमसे। अच्छा वो बात करें आपसे, ठीक। नहीं, नहीं, बात करें नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वो अकेले वही तो पार्टी तो थोड़ी है हुँ, वहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ। वो अकेले वही हैं क्या? बहन जी भी हैं। अरे, बहन जी भी हैं, हुँ, दूसरी पार्टी भी है, हुँ, रावण भी है, हुँ, हुँ, आज़ाद भी है। हुँ, हुँ, बात करिए। हुँ, हुँ। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी सरकार ना बने, हुँ, चलिए। आप तैयार हैं। हम तो पब्लिकली कह चुके हुँ, हैं। हुँ, हुँ, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ हुँ, मैं। हुँ। तो कहीं से अभी तक कोई पैगाम आपके पास आया दूसरी साइड से? नहीं, नहीं, अभी कहीं तक से नहीं नहीं, आया। नहीं, कुछ लेकिन ये कहा जा रहा है यूपी में कि बहन जी और एआईएमआईएम अगर मिल जाएँगे तो ये मीम और जो भीम का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा डेडली होगा। आप मानते हैं कि ये वाक़ई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सियासी नक्शा बदल सकता है? ये स्पेकुलेशन होगा। आज बैठकर आपके सामने बोलूँ, हुँ, क्या होगा, नहीं होगा। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएँगे आपको। हुँ, अभी तो ये स्पेकुलेशन है, इसमें हम इसकी तस्दीक कर ही नहीं सकते आपके सामने। हुँ, गलत भी होगा क्या, जब कोई बातचीत हो ही नहीं, कुछ नहीं, उसका तस्दीक किया जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो देखिए, चुनाव से पहले तक क्या होता हाँ, है मुझे ये नहीं तो मालूम। आप बता सकते हैं कि आप सबकी सियासत को बाखूबी समझते हैं। पिछला इलेक्शन आप लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव और बहन जी इन दोनों में से ज़्यादा सूट कौन करेगा आपका? ये अपना राय तो आप दे ही सकते हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। फिर भी नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, वैसे। इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर तो नहीं दे सकते हैं ना। हुँ, हुँ, अब टाइम ही बताएगा, ये वक्त तय करेगा, हुँ, हालात तय करेंगे। हुँ, जिस जिस किसी को इसमें सियासी तौर पर मजबूती मिलेगी, हुँ, हिस्सेदारी की बात होगी, तो जो फैसला होगा, अभी तो बोलना बहुत जल्दी होगा। हुँ। अच्छा चंद्रशेखर का भी आपने नाम लिया। चंद्रशेखर आपको बहुत मानते हैं। आपका भी उनके लिए बड़ा बड़ा ही एक एहतराम आप दोनों लोगों का एक-दूसरे के लिए है। चंद्रशेखर का भी किसी से अलायंस पिछली बार भी नहीं हो पाया था, इस बार भी कोई अभी तक इम्कानात दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही तो आसान-सा। कभी आप उनको बिठाकर पूछिए क्या हुआ था जब, वो आपको बताएंगे। पिछली बार का ना? मुझे हाँ, पता है, तो मैंने कवर किया किस था तरह पिछली बार। उनको तो सब हो गया किस शौम-शाम तरह में। उनको टंगाया गया, किस हुँ, तरह उनको धोखा दिया गया, किस तरह उनको बुला बुला कर ये सब बड़ी बड़ी बातें कहकर। हुँ, वो हैदराबाद में एक ठेठ दखनी कहावत है। हुँ, वो ये है कि 100 गज वारों, हुँ, एक गज ना फाड़ो। हुँ, हुँ। माने बड़े बड़े उनसे दिल लुभाने वाली बातें, कि वो आप ही बताएंगे, जी, वो मैं जी, नहीं बोलूँगा जी, उनकी तरफ जी, से। जी। देखिए, वो सब चीज़ें हैं। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात में मैं बहुत चीज़ें उस समय जो हुई मैं वाक़ई भी हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर के साथ भी वही आपने खुद कहा कि वो दूध का जला छाछ फूँके, वो भी उस तरह से चले हुए हैं। आपके साथ भी वही हो रहा है, आपके साथ भी कोई नहीं आ रहा है। तो आप दोनों जो है एक ही पाले में दिख रहे हैं, अगर मैं दूर से देखूँ तो कोई ये मेल हो सकता है? एक बात का तो ऐसा। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, समझे ना, वो भी कहावत है। पर हम्म। चंद्रशेखर तो वो नज़दीक के, वो दूर के कहाँ अरे है? यकीन, वो पार्लियामेंट में मेरे पीछे बैठते, हाँ, वही। बिल्कुल मेरे पीछे। हाँ, अभी हाँ, हम उनसे मुलाकात करके आए। हाँ, हाँ, अभी हम वो पार्लियामेंट में थे हम लोग। हाँ। और वो 20 जुलाई के बाद जो बच्चों पे हमला हुआ था, तो बाबा साहेब के स्टैचू के पास जाकर बैठे थे। तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आप गया, गए थे, मैं हाँ, जाकर उनसे बिल्कुल। मिला, उनको बात किया। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि ये भी एक है, मतलब अगर आप दोनों लोग मिल जाते हैं तो ये एक पावर नहीं, सिचुएशन है। क्योंकि हम तो अलायंस के लिए तैयार हैं। हाँ। किससे होगा, हुँ, ये तो मैं अब यहाँ पर बैठ के तो नहीं बता सकता हूँ। हुँ, जैसा जैसा वक्त करीब आएगा तो इसमें क्लैरिटी आएगी।
तो शायद फिर दोबारा आपको हमको बुलाना पड़ेगा, या आप दोबारा आप आ जाइए तो बता देंगे आपको। अच्छा, एक बात और बताइए कि यूपी में जो मुस्लिम वोटर्स का रुझान है, 2024 में देखा गया कि एक पूरा मुस्लिम वोटर्स का एक पूरा चंक गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, 2024 में जो हुआ है। 2027 का पैटर्न आपको क्या दिखता है? क्या वही पैटर्न दिख रहा है या देखिए, एक अनरिटन एग्रीमेंट मुसलमानों का हुआ था रूलिंग क्लास से आज़ादी के बाद, कि आप हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हमारे मजहबी इदारों की हिफाजत करेंगे, हमारे वे ऑफ लाइफ में कोई मदाखलत नहीं होगी, हम अपने मज़हब पर चलेंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई क़ानून नहीं बनेगा। आज आप मेरे को बता दीजिए कि जब से संविधान हमने अपने आप को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया वो संविधान, ऐसे कितनी इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, कितनी दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे वो कम्युनल राइट्स हो। अच्छा, कम्युनल राइट्स ये सिर्फ 1965 के बाद नहीं है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, एम्पिरिकल डेटा है, उस वक्त भी सबसे ज्यादा मरने वाले मुसलमान थे। उनके दौरे वजारत उज़्मा में भी कम्युनल राइट्स होते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ फेटेलिटीज मुसलमान थे उस दौर में। और उस वक्त भी हिंदू महासभा का वोट यूपी में 17-18% था। आज जो आर्गुमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, करपात्री महाराज उस दौरान भाई उस वक्त भी तो वो जो अनरिटन एग्रीमेंट था वो तो तार तार हो गया। किसी जगह पर उसकी पासो लिहाज नहीं रखा गया। उसी समय से तार तार हो गया। वो उसी समय से होता रहा। वैसे ही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो मुसलमान जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, कितने हैं बताइए? उनका पॉपुलेशन कितना है? तीसरी बात यह है कि मौलाना आज़ाद को कहा गया था जाके रामपुर लड़िए। मौलाना आज़ाद नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं, आप वहीं से जीत सकते हैं। क्यों? इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा पहला एजुकेशन मिनिस्टर है। ये हकीकत है ना, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और हमारा मानना यह है कि जब भारत में हर समाज, हर समुदाय की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे जमहूरियत को खतरा नहीं होता है। मगर अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अपनी लीडरशिप की बात करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, तो आसमान सर पे क्यों उठा लेते हैं सब लोग? उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, मगर एक ही समुदाय को क्यों फायदा हो रहा है उसमें? हकीकत है, जब समाजवादी की सरकार थी तो एक ही समुदाय को क्यों फायदा होता है? ये जरा समझाइए। समाजवादी पार्टी सरकार में एक समुदाय को हाँ बिल्कुल, यादव परिवार, यादव बोलिए, इतना बड़ा, हर पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग। एक मिसाल दे रहे हैं आपको, आज बाबा की सरकार है तो टी का जब मामला चल रहा है पूरा, टी फैक्टर। हाँ, टी फैक्टर चल रहा है। आप वाकिफ है टी फैक्टर से? बिल्कुल वाकिफ है, दुनिया में रहते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग बोलते हैं। दूसरा क्या है बताइए आप? तो आपको ये भी सुनते हैं तो आपको ये अचरज नहीं होता है कि बाबा तो संत हैं, वो जातिवाद से परे माना जाता है, और टी फैक्टर, ये आपको अंदर से हैरानी नहीं होती ये क्या हो रहा नहीं, है? वो टी फैक्टर ये है कि लोगों को दिखाने के लिए मोदी के साथ टी पीते हैं, मगर जमीन पर टी चलता है सिर्फ। ये प्रॉब्लम है ना, और सब यूपी की जनता महसूस कर रही है। मैंने कहा कि संत का उनका पूरा आवरण है, और टी ठीक है, फैक्टर फिर कैसे आ सकता है? ठीक है, संत की भी जाति होती है क्या कोई? अब होती है नहीं होती, हम तो एक्सपर्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं, अभिषेक उपाध्याय बोल सकते हैं, हम क्या बोले। मगर जो दिख रहा है, जो जनता हमको कह रही है, वो तो कुछ और है। आप 4 जगहों पर गए अभी हाल में यूपी में, क्या ये चर्चा में था टी फैक्टर इन चारों जगहों पर? जहाँ बहुत सी चीजें चर्चा में थी। मुरादाबाद में तो बिजली नहीं मिलती लोगों को। मुरादाबाद में बिजली नहीं मिलती, पूरी ब्रास की इंडस्ट्री ठप होके रह गई। करप्शन उरूज पर है, करप्शन उरूज पर है। फिर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने वो स्टोरी ब्रेक कर दी कि इन्होंने जिसके नाम पर वोट लिया था, आस्था के नाम पर, वहां पर भी चोरी, राम मंदिर में चोरी कर दिया आपने।
आप कभी वो हमारा वीडियो देखिए जब हम सहारनपुर में कहे, हमने कहा कि ये तो आस्था का झूठा हवाला देकर ये तो चोरी की उन्होंने, मकसद आस्था नहीं था, मकसद चोरी करना था। वो तो हमको तो भारत के कोने कोने से लोग हमारी वो क्लिप को भिजा कर कहा ये क्या। चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर हाँ, क्या रिएक्शन मिला आपको, आपने जब वो बोला अरे उसके बाद? भाई हमारे हिंदू भाई बहनों ने हमको व्हाट्सएप पे भरमार लगा दी। हिंदू भाई बहनों ने? हिंदू भाई बहनों ने, क्या कहना था उनका? उन्होंने कहा सही कहा आपने, ये तो हमको ठग लिए। वो स्पीच के उस क्लिप किसी ने क्लिप बना दी, हमारी तरफ से नहीं बनाया गया। क्लिप मैं एक बार चला भी देता हूँ, आप सुन भी लीजिए। हाँ। कहा क्या था? और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 2 दिन तक हमको कम से कम 500 से 600 व्हाट्सएप मैसेज आ गए एक साथ। ये बात सही है। अच्छा, उसमें बात लोग नाराज भी थे, उनको जो रोज मैं धमकी। पूछना चाहता था आपसे कि आपके लिए एक बड़ा रिस्क भी था कि आपने चढ़ाव के मुद्दे बोला और आपने तो सार्वजनिक मंच पे बोला, लेकिन क्या आपको इस बात का खदशा था कि ओवैसी जब बोलेंगे तो उनको टर्न कर दिया जाएगा, अरे ये कैसे बोल रही है, तो मुसलमानों के रहे, ये अंदर से आपको नहीं, खदशा था? ये देखिए, एक बात सुनिए, अगर मर्डर होता है तो अभिषेक का मर्डर होगा तो हम नहीं बोलेंगे, असद का होगा तो बोलेंगे क्या? दोनों की उम्र सलामत रहे, दुआ कीजिएगा। नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मरना तो आप दोनों हम सबको है। चोरी आपके ऑफिस में होगी या मेरे ऑफिस होगी तो क्या उसमें अभिषेक बोलेंगे, असद बोलेंगे? गैर कानूनी कोई काम हो रहा है, चोरी हो रही है, और ऐसी ऐसी भी चोरी नहीं, आपके चैनल ने जो बताया भाई हजारों करोड़ के आपने चोरी कर ली। अब दूसरी बात यह है कि अगर यही पैमाना रहेगा तो फिर वक्फ का कानून क्यों बनाया उन्होंने? ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया आपने? हाँ, तो ये भाई गुनाह हो रहा है ना, गुनाह हो रहा है तो गुनाह के बारे में बात होगी, गलती हो रही गलती के बारे में बात होगी। अब उस पर भी अगर इनको लगता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप क्यों छुपा रहे हैं? फिर आप ऐसा क्यों डर रहे हैं? ये क्या बात हुई कि एफआईआर से पहले एसआईटी बन गई? ये कौन सी बात है कि जो ट्रस्ट पार्लियामेंट में होता है आप उसके बारे में बताते भी नहीं है? आरटीआई नहीं है उसमें। और फिर बोलते हैं कितना 800 करोड़ में बनेगा और बना 2200 करोड़ बना। ये तो महिपाल सिंह ने अपनी टेस्टिमनी में ये तो आपने खुद दिखाया। फिर बताइए ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है और कहाँ गया आपका कि हम लोग बड़े डिसिप्लिन सोल्जर हैं और फुला हैं? तो कहाँ, ये तो आपने तो मौजा ही मौजा कर दिया वहां पर। चढ़ाव चोरी की बात जब हुई गई थी, बताइए पार्लियामेंट इतने दिन से चल रही है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही। ये लोगों के जहन में सवाल है, मुझे कई लोग ये बात फोन करके पूछते हैं होना चाहिए पार्लियामेंट, क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? बिल्कुल होना चाहिए पार्लियामेंट में, और नहीं हो पा रही है भाई। होना चाहिए इसलिए कि आपको याद होगा 23 जनवरी में 2023 जनवरी में पार्लियामेंट में एक दिन की सिर्फ बहस हुई उसके ऊपर। 10 जनवरी बड़ा तारीखी दिन है जी। अच्छा, उस दिन तो पूरा पोजीशन सस्पेंड था। मैं और इम्तियाज जलील थे और उस वक्त चेयर पर बैठे हुए थे मेरठ के एमपी जो बाद में टिकट नहीं दिया गया जी। हमारा भाषण है उसमें। जब आप उसको पार्लियामेंट में लाकर डिस्कशन करा सकते तो ये भी कराइए ना। ये क्यों नहीं कराना चाह रहे? आखिर क्यों डर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं करा रहे हैं? है भाई, बेनिकाब हो जाएंगे, जवाब ही नहीं होगा उनके पास कि जो लूट मारी हुई है उसको जवाब ही नहीं होगा, तो बच रहे हैं। और फिर उनको लगता है कि इससे यकीनन नुकसान होगा, मगर ये बात फैल चुकी है। आप जहाँ रहते हैं हैदराबाद में, जो आपका बेस है, वहां भी इसकी चर्चा है? ये जो हुआ है बिल्कुल चर्चा है, बहुत चर्चा है। और आप ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों के आपको मैसेज वैसेज और इस बारे में नहीं, वो भाई जो बीजेपी की बात का भरोसा करे। और पालनपुर में रेजोल्यूशन जो बीजेपी ने पास किया, पालनपुर राम मंदिर वाला, हाँ,
86 की बात है मेरे ख्याल से। 80 से 87 की बात। हाँ, उसके ओके। बाद जो कई लोग उसको फॉलो करते हैं वो हम्म। खुद आज बोल रहे हैं कि भाई हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसी पे एक बात और मैं पूछ लूँ। अयोध्या जजमेंट 2019 में आया, ये 2026 चल रहा है। जजमेंट का एक हिस्सा था बाबरी मस्जिद, उसके लिए भी ज़मीन उन्होंने वहाँ पर दी कि ज़मीन ये होगी। वो ज़मीन वैसी की वैसी है। क्या लग रहा है आपको, वो इश्यू कैसे ख़त्म हो गया? नहीं, वो इशू खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद ज- पूरी लीगल बैटल जो थी वो मस्जिद की थी, जमीन की नहीं थी, मस्जिद की थी। मस्जिद की। अब जब मस्जिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने कहा फैसला गलत था। हाँ, आप सहमत नहीं हो उससे? अब आप बोलेंगे दूसरी जगह ले लो, ये क्या बात हुई भाई? जब वो तो अगर अब ऐसा था तो हम कोर्ट को जाते ही नहीं थे। टाइटल के ऊपर था, मसला टाइटल के ऊपर टाइटल था, डीड था, हाँ, टाइटल कौन था? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें कह दिया कि आस्था के ऊपर फैसला दिया। हमने उस वक्त भी कहा था आपने ये फैसला देकर एक एक प्रेसिडेंट बना दिया, आपने लीगल प्रेसिडेंट बना दिया, अब हर कोई इस पर ही चलेगा। तो सवाल जमीन का कहाँ था उसमें? और हम क्यों जाके नमाज पढ़ेंगे उस जगह पर? जो जो नई जगह दी हाँ, है, क्यों जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाएगी तो भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं तो ये जाएंगे। सवाल जगह का आप कह रहे हैं। देखिए, हमने उसको अगर बन भी जाती है तो मस्जिद ज़रारा वो हमने कहा, वहाँ क्यों जाएंगे हम? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मस्जिद ज़रारा? उसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो तो उसको मस्जिद हम नहीं करार देंगे, हमारी नज़र में मस्जिद नहीं होगी वो, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। मतलब जहाँ पर दिया गया है ज़मीन नहीं, वहाँ बन बिल्कुल जाए नहीं, अयोध्या में, नहीं। तो भी आप नहीं मानेंगे मस्जिद को? आप जितने मुसलमानों में जो चाहे कोई अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, देवबंदी हो, हाँ। शिया हो, उनसे पूछ लीजिए, वो बोले नहीं जाएंगे हम वहाँ। मस्जिद जहाँ थी वहाँ मस्जिद नहीं है, अब नहीं है, नहीं है, ठीक है, आपने फैसला दिया, हमने कोशिश की, हम उस फैसले को गलत मानते हैं, पर आप बोलेंगे ये वहाँ पे नमाज पढ़ नहीं, नहीं पढ़ेंगे हम, वो मस्जिद हो ही नहीं सकती हमारी नज़र में। जो दूसरा और ये जगह हम दी है। अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हम उन उलेमाओं से पूछ कर आपको बता रहे हैं। आप तो मेंबर भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम वतन बोर्ड के। और सिर्फ पर्सनल बोर्ड का नहीं, हर जो उलेमा है वो बोले नहीं, वहाँ क्यों होगी नमाज? वहाँ कोई तैयार नहीं है। नहीं, कोई। तो यही वजह है मस्जिद नहीं बन पा रही वहाँ पर? अब वो क्यों नहीं बन पा रही हमको नहीं मतलब मालूम। वो आपके लिए कोई इशू नहीं नहीं, रह गया? हमारे लिए तो नहीं है वो, हमारे लिए तो इशू नहीं है, हमारे तो इशू नहीं है। झगड़ा जमीन लेने का नहीं था ना। अगर हमको मस्जिद बनाना है तो यकीनन मुसलमान कमज़ोर है, गरीब है, बेरोज़गार है, जुल्म का और नाइंसाफ़ी का शिकार है, पर इतना तो कमज़ोर नहीं है कि अगर हम झोली फैलाकर बोलेंगे कि भाई मस्जिद बनाना है, पैसे दे दो हमको, तो दे देंगे लोग। सवाल टाइटल का था, एक उसूल का था कि अगर 6 दिसंबर ना होता तो क्या होता बताइए। 49 में रात में वो हादसा जो आपने मनसूबाबंद तरीके से किया, वो नहीं होता तो क्या होता? ये सवालात है। अच्छा, एक बार आपने दोनों का ज़िक्र किया, मुसलमानों के हालात का, वो दौर भी, ये दौर भी। अखिलेश यादव दौर भी आपने देखा है, मुसलमानों के हिसाब से ये दौर भी देखा है। दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? क्या मुसलमानों की हालत इस दौर में ज़्यादा खस्ता है, तब ज़्यादा बेहतर थी? दोनों दौर की, 2017 से पहले और 17 के बाद, क्या है आपका आकलन? यूपी की बात कर रहा हूँ। कुछ फ़र्क नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कोई फ़र्क ही नहीं है? सुन तो लीजिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मुजफ्फरनगर का कांड जो हुआ, आज़ादी के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, 50,000 से ज़्यादा, और उन कैंपों में हम गए थे। ये मैं अब बैठ कर नहीं कह रहा हूँ। एक लड़का है आज मुजफ्फरनगर में, ज़फ़रयाब जिलानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर, ज़िंदा नहीं है, शाहनवाज़ नाम है उसका, और हम वहाँ जाकर हमारी पार्टी से हम जो कुछ रिलीफ दे सकते थे हमने रिलीफ दिया वहाँ पर। कंटिन्यूस हम मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में उन कैंपों में फिरा हूँ जहाँ पर लोग रह रहे थे, और दबा कर सर्दी, ऐसी सर्दी के हम जब फिर रहे थे इतनी सर्दी हमको हो रही थी, और कपड़ों के टेंटों में लोग रह रहे थे। और क्या हो रहा था, वो जो प्रोग्राम करते थे मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर, कौन सी जगह है वो, कहाँ? सैफी महोत्सव। हाँ, सैफी महोत्सव हो रहा था। हम देख चुके हैं ना, हम देख चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए। और मैं कभी भी नहीं भूल सकता एक जर्नलिस्ट की बेबाक रिपोर्ट, नेहा दीक्षित की, जो महिलाओं का रेप हुआ था,
माने वो भी गैर मामूली रिपोर्टिंग उनकी। कितनी महिलाओं का रेप हुआ, कई को तो इंसाफ भी नहीं मिला, शायद एक दो तीन को सजा हुई या नहीं हुई नहीं मालूम। ये सब चीजें हुई है ना। आपने देखिए, आपने एजुकेशन में क्या काम किया, आपने स्किल डेवलपमेंट में क्या काम किया, आपने सिर्फ वोट लिया, आपने सिर्फ वोट लिया। यही तो रिवाज चला आ रहा है, यही तो धोखा दिया जा रहा है कि वोट डाल दो बस, सरकार बन जाएगी और सब हल हो जाएगा। वोट लोग दे भी रहे हैं 2024 में, तो भर भर के दिया। क्या करेंगे? मतलब क्या हुआ फिर? अकलियत का वोट मिला नहीं 2024 में, नहीं, भर क्या भर हुआ के। फिर? हुआ क्या बताइए? उधर इमरान मसूद आ गए चुन करके, इधर चुन करके नहीं। अफजाल अंसारी आ गए। इमरान या इमरान तो इमरान मसूद जो है वो एक ऐसा नेता है, दूसरी पार्टी में है, वो खुद अपने बलबूते पर तो 2-2.25 लाख वोट ले ले वो। अपने दम पर। हाँ बिल्कुल लेगा वो, उसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। दूसरी पार्टी में है जो वो हमको पसंद नहीं करते वो पार्टी के लोग, मगर ये हकीकत है। मगर आप ये बताइए कि समाजवादी के 5 साल में आपने मुस्लिम अक़लियत के लिए क्या किया, बता दीजिए। दूसरी मिसाल सुन लीजिए। आज अखिलेश यादव बोलते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को जो 73 का कानून रेगुलाइज किया सकता था, 17 तक तो आप थे ना मुख्यमंत्री, आप कर देते। क्यों नहीं किया आपने? आप कर देते। आप ही के एक पार्टी के एमएलए का पेट्रोल पंप बुलडोजर लगा, आपको फिक्र ही नहीं है भाई। बताइए कितनी मिसालें हम देंगे आपको। आपकी कुछ मुलाकात हुई आजम साहब के परिवार से इस बीच में? कुछ संपर्क में हैं? नहीं, उनके जो बीच में जो उनके करीबी लोग हैं उनसे कभी कभी फोन से बात हो जाती है हमको। क्या आपको उधर से मिलता है कुछ? नहीं, अब आजम साहब तो सब लुट गया उनका। हाँ। सजा होगी उनको, अब्दुल्ला को और उनकी मिसेस को। अब तो यूनिवर्सिटी खतरे के दायरे में आ चुकी है। तो ये सब तो उनसे हुआ है ना। हमारा भाषण उठाकर देख लीजिए आप। हम शुरू से कह रहे थे कि आजम साहब को ही टारगेट बनाया जाएगा। कब से कह रहे थे? आप किस साल से? 2000 आप 21 में देख लीजिए। ये चुनाव से पहले? हाँ 2020। आपने जिक्र हाँ किया था आप देख लीजिए, कंटिन्यूस हम कह रहे हैं टारगेट बनाया जाएगा। बिल्कुल आएंगे। अच्छा ये बताइए कि मंत्री किसे आजम थे, दूसरे नहीं थे क्या समाजवादी में? और सब राजा हरिश्चंद्र थे क्या? तो क्यों टारगेट किया गया आजम यही तो हमको समझ में नहीं आता है। पर टारगेट तो योगी सरकार ने किया है। अगर अगर आरोप टारगेट का लगेगा भी सरकार को लगेगा। अच्छा ये बोलते कि आजम ने सब किया, ये गलतियां की, दूसरे नहीं किए कि गलती? ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना कानून का भी, ये भी कम्युनिज्म की एक निशानी है। कानून का सेलेक्टिव? बिल्कुल, आप कानून का सेलेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते, उसको इस्तेमाल करते हैं। जितने मंत्री थे क्या हुआ? वो सब अच्छे थे क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, बड़े दूध के धुले हुए थे और इतने सफेद कपड़े पहने थे कि उनके जिस्म पर एक छींटा भी नहीं था। यही तो हमारी लड़ाई है, हम यही बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्या हो रहा है। अब देखिए, आपने आजम साहब का जिक्र किया, एक नाम और बहुत चर्चित में है, अतीक अहमद के परिवार का नाम। अभी उनके छोटे बेटे का इंतकाल हुआ है। बड़ा बुरा हुआ। हाँ, और आपका चूंकि उस परिवार के साथ में आपका नाता रहा है, आपने सियासी भागीदारी भी दी, उनकी जो अहलिया हैं उनको आपने टिकट दिया, और अभी आपके जब प्रदेश अध्यक्ष गए तो उनके बेटों ने आपके लिए, उमर और अली ने आपके लिए कुछ पैगाम की बात मैंने पढ़ी कि उन्होंने कुछ सलाम वगैरह कुछ पैगाम भी आपके लिए दिया। तो ये जो हुआ है अतीक अहमद के परिवार में, जो पहली चीज़ें घटी, अभी जो हुआ है, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? उनको सजा हो गई, भाई अतीक साहब को, उनके भाई को। सजा कहाँ, वो तो नहीं मर्डर। नहीं, कोर्ट से सजा हुई थी ना। कोर्ट से हुई थी जी। जब कोई जुडिशियल कस्टडी में है और उनकी हत्या हो जाती है और उससे 2 दिन पहले वो कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं ये होने वाला है, कैसे हुआ भाई? अगर अतीक नहीं होता, कुछ और नाम होता तो पहले तो होता ही नहीं वो, और अगर होता तो उन तमाम की एक मिसाल बन जाती। नहीं हुआ। यानी गवर्नेंस क्या है बताइए? कि
आप ही के गवर्नमेंट के कस्टडी में और किसी को मार दिया जाता है, ये तो इसको बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए था, मगर ये हुआ। वो थोड़ा सा माजी का सवाल है, जो बेटे के साथ हुआ है नहीं उस पर नहीं, क्या हम कहना आ रहे है? हाँ जी। हैं। अब जो ये हादसा हुआ है, इस हाँ। बच्चे का एक्सीडेंट जो हुआ है, हाँ, निहायत ही तकलीफदेह बात है। हाँ, ये जो जिनका इंतकाल हुआ है, हम घर गए थे उनके। हाँ गए थे जी। ये बच्चा तो बहुत ही छोटा था भाई, हम्म। आज वो उसकी जिंदगी चले गई। सरकार क्या इस हासिल। पर भी कुछ नहीं आपको सस्पिशन है क्या इस नहीं, मौत अब पर? हमको नहीं बता सकते, मगर अभी हम देख रहे थे, कोई वीडियो आया वो गाड़ी का जिसमें वो गाड़ी कैमरा का। लगा हुआ था। हाँ 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 तो अब उस पर ये इस तरह का बयान देना बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ। मगर क्यों उनको, उन बच्चों को पीछे पड़े हुए हैं आप? हम्म, उन जो भी है कानूनी प्रोसेस को ख़त्म करिए ना हम्म, भाई। प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे या परसिक्यूशन करना चाह रहे, हमको बता दीजिए। हम्म, आप तो परसिक्यूशन करना चाह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाह रहे आप। ये अजीब है, मैंने इतना जुल्म। और फिर मुझ में तो मैंने इतनी ताकत नहीं देखी किसी में कि दो भाई आकर जिनके वालिद को जुडिशल कस्टडी में मार दिया गया, जिनकी माँ का अता पता नहीं है, और एक बड़ा भाई अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और लोगों से कह रहा है कि जज्बात में मत आओ। ये बताता है कि ये इनके किरदार को बताता है, ये इनके सब्र को ही बताता है और इनकी बहादुरी को ही बताता आपके लिए कोई संदेश भी था? तो उन्होंने शौकत है। अली को कहा आपके लिए अब कुछ? शौकत साहब से बात हुई है, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जो मसाइब और मुश्किलात में वो हैं उससे वो निकल जाएं, अल्लाह उनको निकाल दे। तो आप 27 में उस परिवार को सियासत में हिस्सेदारी का कुछ टिकट वगैरह का? अभिषेक साहब, देखिए, ये वो उस परिवार से जो कुछ हुआ है उसको हम सियासी नज़र से नहीं देखना वो चाहते। ठीक है, लेकिन नहीं, हम उसको नहीं। सियासी परिवार रहा है वो, इसलिए पूछ रहा हूं। सियासी परिवार रहा है। पिछले बार भाभी आई थी। आपने दिया था टिकट? हाँ, नहीं, टिकट नहीं दिया। ऐलान कुछ था? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं हुआ था। अच्छा। बाद में वो लोग नहीं लड़े, चुनाव हमारे पास से नहीं लड़े। हाँ नहीं लड़े, पता है वो मुझे। वो अलग कहानी है, कभी हम आपको बाद में बताएंगे। हाँ, हाँ, मगर जो कुछ उनसे हो रहा है, हम्म, ये तो ठीक नहीं है ना। हम्म, आपने अतीक साहब का मर्डर हो गया, उनके भाई का मर्डर हो गया, फिर उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया, अब ये दो बच्चे जेल में हैं। और एक तो बेटा उनका ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो जो किताबें निकली उस गाड़ी से, वो किताबें क्या बता रही हैं। मैंने बड़े बड़े राइटर्स की किताब ले जाकर अपने भाई को दे रहा था वो। तो ये ख़त्म होना चाहिए। तौकीर रज़ा साहब जेल में, बताइए आप। तौकीर रज़ा, हाँ, एक नाम आपने और इम्पोर्टेंट लिया। वो तो नहीं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बरेली वाले मौलाना को ठीक कर दिया मैंने, ये उनके भाषण का किस्सा है। नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप जेल में रखेंगे? कब तक जेल में रखेंगे आप? ये तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है ना। प्रोसिक्यूशन कहाँ हो रहा है? तो भाई जुडिशियल प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। और वो बेचारे ज़ईफ आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र के बड़े हिस्से में पहुंच चुके हैं। किसी भी सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री को क्या खुशी मिलती है किसी को जेल में सड़ाने से? बताइए हमको आप। ये आपको कौन सी खुशी मिल रही है, बताइए। आप किसको दिखा रहे हैं? भाई, पावर इज नॉट इटर्नल ना। किसी के पास सत्ता नहीं रही हमेशा। अगर रहती तो फिर ये दिल्ली में इतने महलात जो वीरान पड़े हुए हैं, वो पुकार के पहने कि हम भी बड़ी आबाद थे। ये तो सबसे होने वाला है। ये अजीब गुरूर है। आप कभी नहीं रहने वाले हैं, कोई नहीं रहने वाला है। मगर आपको याद रखा जाएगा कि आपने इंसाफ किया, ना इंसाफी की। ये पैमाना होगा। और जब हिस्टोरियन या उर्दू में बोलते मौर्रिख जब कलम उठाएगा, हाँ, तब बताएगा कि जुल्म की दास्तान भरी पड़ी हुई है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप जितने नाम गिना रहे हैं, तौकीर रज़ा साहब का नाम गिना रहे हैं, अतीक अहमद का नाम गिना रहे हैं, आज़म साहब की आप बात कर रहे हैं, इन सब की एक दास्तां है कि ये सब जो है, जो अभी आप कह रहे हैं, और जो तमाम उसके साक्ष्य भी सामने आते हैं कि स्टेट से इनका चल रहा है लगातार। तो क्या, मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ, 27 नवंबर में बहुत ही प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी सियासी छत्रछाया या सियासी इनको कुछ भागीदारी या तौकीर रज़ा साहब के साथ में कुछ आप कि थोड़ा सा वो उससे पावर हो? नहीं, देखिए, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मुझ में बहुत ऐब है
और वो मेरा अल्लाह जानता है। मगर हम क्यों इन लोगों की तकालीफ को सिर्फ सियासी फायदे के लिए मैं देखें? समझ गया। मैं वो नहीं लेना हाँ, चाह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहूँ, इनसे इंसाफ करिए ना। हम इनके लिए जो कह रहे हैं अपनी सियासी फायदे के लिए नहीं कह रहे। हम और आप इंसान हैं। अल्लाह ने हमको एक दिमाग दिया है कि भाई तुम तकलीफ समझो उनकी, और ये वो तकलीफ में है, और ये तो प्रोसेस पनिशमेंट बन चुका है ना। एक प्रोसेस को आपने आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, बल्कि आप मजे ले रहे हैं। देखो हमने उनको सिखा दिया। अरे भाई क्या मजे ले रहे हैं आप? कभी आपके पास सत्ता चली जाएगी तो क्या करेंगे फिर आप? जाएगी ना। हमको ये बताया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आप तो रहम नहीं करना चाह रहे हैं, आप तो जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। वो क्या शेर है, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून जब गिरता है तो जम जाता है। वही होगा। आपके नाम का जिक्र एक यूपी में एक पुलिस के अफसर साहब हैं, एएसपी, एडिशनल सूचना पुलिस हैं, वो आपके नाम का जिक्र कर रहे थे, अनुज। वो आपके नाम का जिक्र किया और उन्होंने बाकायदा आपके नाम पर उन्होंने जवाब दिया आपको कि जो आपने कहा है कांवड़ को लेकर के आपने जो बयान दिया था, उसका जवाब दिया उधर से जो एडिशनल एसपी अनुज हैं, संभल में भी रहे हैं, बहुत चर्चित यहाँ जानते होंगे, तो वो आप पे जवाब दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। क्या कहेंगे पुलिस की वर्दी में? अरे हम तो लैला हैं, ये पूरे हमारे मजनू हैं। इनको लगता है कि पत्थर मार फेंकने से कुछ फायदा होगा। हम तो लैला के तौर पर कहेंगे कि कोई पत्थर से ना मारे हमारे दीवाने को। करिए, आप जो बोलते हैं बोलिए भाई। आप इसीलिए तो आप वर्दी पहने हैं कि इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा है, आप एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने। बोलते रहिए, बोलते रहिए। शायद यही आपको सिखाया गया होगा, यही आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, यही आपने कसम खाई थी जब आपने वर्दी पहनी थी कि इस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा है। मगर हम ये जानते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस होगा, और अंग्रेजी की कहावत है व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इससे बात जाहिर हो रही है कि कौन संविधान को मानता है, कौन संविधान के उस स्पिरिट को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझता है, कौन फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी को समझता है, जो नहीं समझता है। ठीक है, वो सब बेनकाब हो रहे हैं। एक बात अब और बता दीजिए मुझे, ये मतलब इससे हट करके इंटरव्यू से पूछ रहा हूँ, ये बड़ी उत्सुकता भी हमारी इसलिए क्योंकि आप कई बार के आप एमपी हैं और आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आपकी मुलाकातें सबसे होती हैं, आमना सामना जब होता है, इसमें अखिलेश यादव को लेकर के आपके बयान जग जाहिर हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आमना सामना भी होता होगा, आमने सामने की अनौपचारिक बातचीत भी होती होगी, वो मोमेंट कैसा होता है? कोई क्या है वो अनऑफिशियल बातचीत नहीं होती है अखिलेश यादव से किसी से भी नहीं होती है। अरे तो टकरा जाते होंगे, बात तो हाँ, होती तो होगी। टकरा जाते हैं तो मैं क्या करूं भाई? 540 एमपी हैं, तो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, टीडीपी के हैं, वाईएसआरसीपी के हैं, डीएमके के हैं, एलजेपी के हैं, राजद के हैं, कई लोग हैं। हम सब जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में। पर उन 540 के लिए आपका ये पैगाम नहीं है गठबंधन का, ये उनमें से चंद के लिए। हाँ। कभी बैठे हैं साथ में अखिलेश यादव के साथ आप? कभी कोई? नहीं, कभी नहीं बैठे? कभी नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? अब नहीं बैठे हैं तो आप बिठा दीजिए, आपके ऑफिस से बुला लीजिए, हम बैठ के चाय पी लेंगे यहाँ ये पर। सहयोग है ना बैठना, यह प्रयोग है, आप नहीं, जानबूझ के दूर रहना चाहते हैं नहीं मुझसे। नहीं, आपका सवाल है कि बैठे नहीं बैठे हैं। हाँ, बड़े हैरानी हो रही है। बिल्कुल हुई है, आप सच्चाई। पुराने, वो भी एमपी, आप भी बहुत पुराने एमपी हैं। नहीं, कितनी वो बार? हमारे से पहले एमपी बने थे। हाँ। कोई बाई इलेक्शन जीत कर आए हाँ, थे वो। जी जी। तो हम तो 2004 में बने, वो तो पहले बने। हाँ। फिर 2004 में वो एमपी थे, फिर बाद में वो 9 चुनाव हुआ शायद, वो फिर मुख्यमंत्री बन गए वो। उनके बारे में सब खबर है, फिर भी कभी आमना सामना ऐसे बैठ नहीं, खबर तो रखनी चाहिए ना, जी। जैसा आप रखते हैं, टी फैक्टर की खबर रखते हैं तो आप, आप जो चोरी हो रही है उसकी खबर रखते हैं आप, खबर तो रखते हैं ना।
हम वो भी हमारी खबर रखते होंगे। मगर देखिए, खबर और खबर में फ़र्क है। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया समझ जाओ, हाँ। बात कर लो, वरना तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया। कभी बहन जी से मिले हैं आप? 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री वजीर आजम थे। उनके घर पर तमाम सब यूपीए के अलाइंस को बुलाया गया था। तो मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा बहन जी से मुलाकात किया 2004 में। 2004 या 5 में। हाँ। और मेरा मानना ये है कि वो उन पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है जो परिवार की वजह से आज वो इतना आगे नहीं बढ़ी, और क्रेडिट इंडिविजुअली उनको भी देना पड़ेगा। जाहिर है कि मान्यवर कांशीराम ने बड़ी मेहनत की। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्टालवर्ट थे वो, कि कैसे उन्होंने फिर कर उनकी अगर आप पॉलिटिकल जर्नी पढ़ेंगे, मैं गैर मामूली उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी कुर्बानियाँ हैं। और बहन जी ने भी अपने बलबूते पर उस समाज को जस्टिस दिलाने के लिए बड़ी मेहनत की। तो मैं उस वक्त उनसे मिला था 2004 में आप? 2004 या 5 मतलब वही बारह। उस दौरान मिले आप। वो एक मुलाकात आपके ज़हन में है, बस। और वो मुलाकात ऐसी है कि आपको याद है वो दौर। नहीं, आप भाई जब हम देखते हैं उन लोगों को कि उस जगह पर वो पहुंच गई, उस जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बन चुकी थी जब वो फिर पार्लियामेंट के में आ गए थे, राज्यसभा या लोकसभा में। तो ये एक पहले मर्तबा के एमपी के लिए मैंने कहा यार, हैट्स ऑफ, कैसे उन्होंने इतना जर्नी की, किस तरह उन्होंने यहाँ पर आई। तो ये देखिए, अगर कोई भी एमपी बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के और फिर कोई फैमिली सपोर्ट ना हो और जनता उनको इतनी चाहती है, उनको कामयाब करती है, तो बड़ी बात है ना। ख्वाहिश है आपकी ये कि कभी बहन जी के साथ अलायंस हो जाए पॉलिटिकल? ख्वाहिश पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि देखिए, आप बड़े उर्दू शायरी का जिक्र कर रहे हैं। क्या शेर है, ख्वाहिश है इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम हजारों निकले, ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे पे दम दम निकले। निकले। आगे उसमें ये भी है, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। कम निकले, हाँ, सही है, और बिल्कुल। निकलना खुद से आदन था सुनते आए थे, लेकिन हाँ। ये भी उसके आगे है। तो कभी ख्वाहिश है कि हो जाए, अंदर से ख्वाहिश है? देखिए, दिल की बात पूछ रहा हूँ नहीं आपसे नहीं नहीं, सब। देखिए, ख्वाहिश, सियासत जो है ना, वो पॉलिटिकल एम्बिशंस पे चलती है। हम्म। ख्वाहिशों की ख्वाहिश होती है, मगर उसको अगर आप अपना एक एम्बिशन बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो फिर उस पर मेहनत करेंगे। हम कर रहे हैं, देखिए क्या होता है मुस्तकबिल में, मेरे को पता नहीं है किससे अलायंस होगा नहीं होगा। मगर ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी उनकी तारीफ की और पहले भी उनको सराहा है और करता रहूँगा। क्योंकि पार्लियामेंट में, जैसा वो आपके एमपी हैं लद्दाख के, इंडिपेंडेंट एमपी जीत गए। पार्लियामेंट में वो ट्राइबल एमपी हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था मंगलसूत्र, गाय भैंस, उनके काम में बड़ी कामयाबी है। खुद चंद्रशेखर आज़ाद की कामयाबी है। चंद्रशेखर की हाँ, चंद्रशेखर की नगीना। नगीना से हाँ, बड़ी कामयाबी हाँ। है। फिर एक कांग्रेस के रेबल है महाराष्ट्र के। फिर 2019 में इम्तियाज जलील की कामयाबी बताइए आप, कि आप ही के बरादरी के जर्नलिस्ट, एक मर्तबा का विधायक, और खड़े होकर औरंगाबाद की प्रेस्टिजियस सीट को जीता, सहाफी, सांसद। सांसद बने। ये सब चीजें हैं ना, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कामयाबी होती है आज। चंद्रशेखर के लिए आप जब बात करते हैं तो आपके दिल से बड़ा ही खुशी जैसा फील होता है चंद्रशेखर के नहीं बारे नहीं, में, हम आपको नहीं, जाहिर है, देखिए वो जब जीत कर आए हैं तो बड़ी कामयाबी उनकी रही है वहाँ पर। बड़े अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने, दलितों ने उनको मिलकर वहाँ पर कामयाब किया। तो आपको बता रहे हैं कि वो हैं, राजस्थान के एमपी हैं, फिर आपके पंजाब के भी हैं, दमन एंड दीव का भी एक है। ये लोग जो जीत कर आते हैं ना, ये आसान नहीं होता इलेक्शन लड़ना। एमपी का इलेक्शन तो आप मिनिमम 19 लाख 18 लाख, और उसमें जीत कर आना। तो ये वैसे ही अगर आप देखेंगे बीएसपी की जो शुरुआत, जनाब काशीराम साहब की मेहनत, कुर्बानियाँ, इन लोगों को देखकर हमको भी हौसला मिलता है। और हम भी जो परिवार से आते हैं, हमारे वालिद पहले कॉरपोरेटर थे जी। 1960 में, फिर वो एमएलए बने, फिर एमपी एमपी बने, फिर
बड़ी मेहनतें कुर्बानियाँ उन्होंने की, बड़े हम नहीं समझ। अगर आप मुझसे कहा जाए कि अगर तुम उनकी तरह मेहनत कर सकोगे, मैं कहूँगा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि नहीं, एक क्या बोलते हैं, टनल विजन होना चाहिए आपको कि बस उसको मेरे को हासिल करना है, और कमिटमेंट होना चाहिए। मुझ में उतना कमिटमेंट नहीं है। ये उस तरह की मैंने बोलते ना कि बेलौस तरह बेनफ्स होकर मेहनत करना, तो वो भी बड़ी चीज़ है। तो आपका 27 के लिए क्या है, मिली-जुली सरकार का लग रहा है? हाँ, या 27 को क्या दिख रहा है यूपी में? मिली-जुली सरकार दिख रही है, फुल मेजॉरिटी दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको आज के? आप यूपी घूम आए हैं, 4 जगह हो आए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा वो हूँ। क्या गाना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो वो हो जाए, हाँ, मुकम्मल कर दीजिए आप। मुकम्मल कर दें। हाँ, मिले हाँ, सुर मेरा तुम्हारा। हाँ, वो बशीर बद्र साहब ने हाँ, कहा था कि चाँद सा मुखड़ा अधूरा है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मिले सुर मेरा तो तुम्हारा, सुर बने हमारा। सुर बने हमारा, तो वो हो। मिली-जुली सरकार हो हाँ, जाए। वो जो दूरदर्शन में एक ऐड आता था, बहुत मशहूर था। अब याद है हाँ, आपको? हाँ, हम तो दूरदर्शन देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं तो अब ये दूरदर्शन। जनरेशन जी शायद नहीं देख पाए हाँ, होंगे, हाँ, हाँ। मगर उसमें एक बड़ा मशहूर वो था, वो क्लिप था, वीडियो हाँ, क्लिप। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए तो क्या आप होता मतलब किंग मेकर बनना चाहते हैं, है। अगर ना वैसा ना ना होगा तो ओवैसी साहब ना 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 माइट नहीं, बी ये सब किंग नहीं, सब मेकर। नहीं नहीं, ये गुरूर तकब्बुर की बात ना मैं करता हूँ, हुँ, और इससे बचता हूँ। हुँ, हमको, हमारी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी के इस चुनाव में हमारे विधायक बने। कितनी? अब जितने भी हम लड़ेंगे, बिहार से ज़्यादा? नहीं, जितने भी हम लड़ेंगे, हाँ, जाहिर है कोई ये नंबर तो नहीं देगा जी। आपको। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे विधायक बने, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, और हमको यकीन है कि जो मेहनत अभी हो रही है और भी मेहनत करेंगे। जी। अच्छा, आखिर में बस ये बता दीजिए, ये 80 साल वाली बात आप क्यों कहते हैं कि 80 साल के प्राइम मिनिस्टर को कोई वोट नहीं देगा? ऐसे तो कितने उदाहरण हैं इतिहास में कि 80 साल से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग सत्ता में आए, बने रहे। आपको क्यों लग रहा है ये 80 साल का फ़िगर आपने कैसे एज़्यूम किया और क्यों एज़्यूम किया है? प्राइम मिनिस्टर 75 साल के हो चुके हैं, जी। हो ना, इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बना रहे हैं। हुँ, क्यों बना रहे हैं? हुँ, रात में 12 बजे बनाते हैं। हुँ, अब तो हर चीज़, माने उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया का। हुँ, खुद वीडियो बना रहे हैं। हुँ, क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक रीज़न होगा ना। हुँ, वो क्या रीज़न है? हुँ, कि वो उस 30% वोटर्स को हुँ, एक पैगाम दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। हुँ, हुँ, 30% हैं। हुँ, अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व में भारत एक वाहिद देश है हुँ, जिसमें ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हुँ, हुँ, और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, हुँ, 60% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। हुँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा नहीं रहने वाला है। हुँ, आज से 25 साल के बाद, हाँ, 25 से 30 साल के बाद 12 से 13% आबादी हमारी बूढ़ी होगी। हुँ, हुँ, बजाय हम उसको इस्तेमाल करने के, हुँ, हम उनको किसी को बोले कि तुम उस वो रक्षक में चले जाओ, तुम वो दल में चले जाओ, तुम दुकानें बंद करा दो, हुँ, तुम ये कर लो। आप बताइए, फिर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर नहीं आने वाला है। हुँ, मगर प्रधानमंत्री पॉलिटिकली जानते हैं हुँ, कि 29 के चुनाव में हुँ। सबसे बड़ा वोटर का सेगमेंट ये लोग रहने वाले हैं। जेनजी वाला होगा, अब ये जंतर नहीं मंतर नहीं, ये जेनजी अल्फा भी बनेगा। अल्फा भी बनेगा, हाँ। हाँ, हुँ, तो ये इसीलिए अभी से बना रहे हैं। जब इतना बड़ा नंबर उनका होगा, हुँ, तो क्या वो एक 80 साल के आदमी को दोबारा वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे? हमको नहीं मालूम, हम यही सवाल रेज हुँ, करें। हुँ। तो क्या राहुल गांधी को डालेंगे? राहुल गांधी तो जेनजी से लगातार मुलाकातें देखिए कर रहे हैं। देखिए, हम आपको इस बात पे इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। जी, हम हैदराबाद के एक मशहूर निज़ाम कॉलेज है, हुँ, बीए बीकॉम बीएससी, बड़ा मशहूर कॉलेज है। जी, हम वहाँ पर अपना बीए किए, हुँ, और ज़्यादातर हमारा वक्त क्रिकेट फील्ड पर, हुँ, और वहाँ पर एक हमारी कैंटीन होती थी हुँ, टेनिस ग्राउंड के पास, हुँ, वहाँ हुँ, पर बैठते थे हम हुँ, लोग। हुँ, कॉलेज क्लास में जाना कम था, कैंटीन और क्रिकेट फील्ड में प्रैक्टिस बहुत होती थी। हुँ, हुँ, तो कैंटीन में भी हर महीना जो है वो बकाया होता था, वो बेचारे हम लोग अदा करते थे। एक दिन हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चरर राव साहब आए थे, हुँ, हुँ, बड़े नफीस आदमी हुँ, और बड़े गुस्से वाले थे। गुस्सा क्या, वो मोहब्बत करते थे हम।
एक दिन आए पीछे से आकर हम सबको बोले चलो क्लास में चलो, लेकर लगे हमको क्लास में, हम लोग गए। और उनमें एक आदत थी, अगर वो सवाल करे क्लास में, अपने जवाब सही भी दिया तो वो आपको निचोड़ देते थे। तो उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा चौक से, व्हाट इज इंडियन डेमोक्रेसी। किसी से पूछा, एक अक्लमंद से अपनी अक्लमंदी का इजहार किया, राव साहब ने उसको निचोड़ दिया। हमसे पूछा तुम बोले, मैं सर सीख नहीं आया हूँ आपसे। बोले इसी तरह तुम सीखोगे। तो उन्होंने क्या लिखा मालूम, इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइक अ स्वयंवरा। स्वयंवरा, हाँ, समटाइम्स द ब्राइड गोज एंड गार्लैंड्स अ डोंकी आल्सो। तो हम चुनाव जीत गए 94 में, उनके घर को गया मैं मिठाई का डब्बा लेकर, सर मैं आया हूँ जीत के। तो मगर वो बात मेरे दिमाग में रह गई, अब नहीं मालूम क्या होने वाला है। देखिए जनता मालिक है ना, वो चूज करेगी। मगर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इससे बच नहीं पाएंगे 29 में आप लोग, कोई नहीं बच पाएगा। चाहे जनरेशन जी बोलिए, जनरेशन अल्फा बोलिए, या कुछ भी बोलिए, मिलेनियल बोलिए, अगर ये सब तीनों मिलाकर 65-70% इनका वोटर्स रहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होगा देश के सामने। जब नहीं मालूम क्या, ये तो जनता ही तय करेगी। आखिर में आप बॉलर रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, मीडियम पेसर मीडियम समझिए। पेसर हाँ, थे, मीडियम पेसर थे मीडियम आप। पेसर, बस मीडियम पेसर तो के। बस लास्ट में आखिरी पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्लोज करूंगा। ज़्यादा बढ़िया गेंदे कहाँ फेंकते थे, क्रिकेट की फील्ड में या सियासत में? अच्छी गेंदें कहाँ फेंकते थे आपको अब क्या लगता है? तब ज़्यादा अच्छी फेंकते थे, अब ज़्यादा अच्छी देखिए फेंक रहे हैं? मोदी जी, जी से मुकाबला फेंकने में हम नहीं कर सकते, उतना तो हम नहीं फेंक सकते। मैं क्रिकेट की गेंदों की बात कर रहा हूँ, सियासत की गेंदों नहीं की। आप फेंक फेंक हाँ, सियासत की आपने गेंद। कहा कि क्रिकेट फील्ड में ज़्यादा फेंकते थे या हाँ, राजनीति में फेंकते हाँ, थे। हाँ। अब जब राजनीति में फेंकने की बात आएगी तो उसका मतलब कुछ और निकल जाए। गेंद फेंकने की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, आप बॉल। देखिए, अभिषेक उपाध्याय जो है उर्दू में लफ्ज़ है जुमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो मैं उस पर फंसना नहीं चाह रहा हूँ फेंकने में। क्रिकेट फील्ड में जो पिच होता है उस पर हम बॉलिंग फेंकते थे, राजनीति में फेंक नहीं सकते आप, समझे ना, आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा अगर आप फेंकेंगे तो जनता भी आपको उठाकर फेंक देगी। तो वो बोलते हैं कि सर आप डिलीवर करिए जो आप बोलते हैं। तो क्रिकेट फील्ड में आप फेंक सकते हैं, राजनीति में नहीं फेंक सकते हैं। जो किसी एक अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि यू कैन फूल सम पीपल समटाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो शायद वो वक्त करीब आ रहा है, मगर नहीं मालूम, जनता तय करेगी। अगर हम इस माहौल का सही फायदा उठाएंगे तभी तो बीजेपी को हरा पाएंगे। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हुआ है 20 जुलाई का, 20 जुलाई के जी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थे जो बीजेपी को अपोज कर रहे थे, वो तो इंटरवल के बाद एंट्री हुई ना। पिक्चर जब शुरू हुई वहां पर कहाँ थे? इंटरवल के बाद अगर एंट्री होगी, और बीजेपी यकीनन कोर्स करेक्शन करेगी आपको लगता है? करेगी, क्यों नहीं करेगी? धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है भाई वो अलग सब्जेक्ट है, मगर कोर्स करेक्शन तो करेगी, और उनके पास टाइम भी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रेशर को बिल्डअप करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। ये हमारी सियासी काबिलियत का, हमारी सियासी सोच का, हमारी सियासी परसेप्टिवनेस बोलिए या दूरंदेशी का ये एक इम्तिहान होगा। आपकी यही सब बातें सुनकर के बहुत लोग कहते हैं कि आपको इंडिया अलायंस में होना चाहिए, आप शायद उसको एक दिशा मैं इंडिया में हूँ और मुझे फख्र है उस पर। अब वो अलायंस अलग बात है, मैं इंडिया में तो हूँ और इंडिया की बात करता हूँ। वो अब उस पर अब रहे या नहीं रहे तो मैं क्या करूँ भाई। मैं तो देखिए, अब उसमें कोई ले ना ले, मगर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत से लोग नाराज भी थे कि तुम क्या कर रहे हो। आप गए विदेशों में, आप देश के लिए गए भाई, हम किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए। और वो तो देश के लिए गए और जाएंगे देश के लिए। इसमें हर चीज को अगर आप उस तरह से सियासी चुनाव को रख करते नहीं, तो मुल्क है, रहेगा, बाकी रहेगा। इसके कई चैलेंजेस हैं। आप देखिए जुलाई में अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौज आकर हमारी फौज के सामने बैठ गई, उस पर बात ही नहीं हो रही है, कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई अपोजिशन भी नहीं उठा रहा है उस मुद्दे को, कोई नहीं उठा रहा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि माने लोकल अरुणाचल प्रदेश के पेपर रिपोर्ट कर रहा है, आकर वो बैठ जा रहे हैं। हम
डेमचौक, डेप्सांग, डोकलाम को हमने खो दिया एक मानों में, हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, ये मुद्दा है, बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर आइंदा महीने ब्रिक्स का समिट है और चीन के सदर साहब आ रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आभार, आप यहाँ आए और हमको इंतज़ार रहेगा कि आप आएँ और लखनऊ में जम जाएं, यूपी की सियासत को आमीन आमीन। सरगर्म रखें आप। हाँ, विधायक हमारे कामयाब हो जाएं, ये बोलिए आप। ये आप बोलिए, मैं कहूँगा आप आइए, ऐसा लड़िए कि यूपी का चुनाव गुलजार रहे, बाकी तो जनता तय करेगी। हाँ भाई, जनता तय करके इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।